नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज है 19 अगस्त 2021। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को। पहला प्रश्न आज का है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा तपस नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड तपस प्रोग्राम। फाइनेंस मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं वित्त मंत्रालय, इसको बोलते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसको बोलते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय। तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम तपस। ठीक है, एक दो दिन पहले हमने एक और अभियान सुना था, आप लोग को याद होगा, याद आया, कल ही शायद सुना था, ब्लू फ्रीडम। ठीक है, ब्लू फ्रीडम कैंपेन। ये दिव्यांगजनों को कहाँ पे ले जाने का प्रोग्राम है। कहाँ पे? सियाचिन, दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड। ठीक है, तो एक और मिनिस्ट्री, मतलब यही मिनिस्ट्री एक और प्रोग्राम लेकर आई है। आइए देखते हैं वो क्या है प्रोग्राम। ठीक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक रक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में फिल्माए गए व्याख्यान पाठ्यक्रम है और बला बला बला। यार कुल मिला के कहने का मतलब है कि तपस क्या है। देखिए इंग्लिश में अच्छे समझ में, हिंदी इतना गलत ट्रांसलेशन होता है कि पूरा अर्थ का अनर्थ कर देता है। देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। ठीक है, इन्होंने तपस नाम का अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, क्या है ये? एज ए स्टैंडर्ड मूक। मूक का मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या समझ में आ रहा है? ये बहुत ही विस्तृत जो है ओपन ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि पूरी तरह से ये ऑनलाइन कोर्स है, प्लेटफॉर्म है। तपस प्लेटफॉर्म किस तरह का? ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। कहने का तात्पर्य है कि कुछ अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध कराएगा, जिससे इस प्रोग्राम के माध्यम से उन क्षेत्रों में लोगों का जो एंगेजमेंट है और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसमें 5 तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक है ड्रग, देख लीजिए यहाँ पे 5 तरह के कोर्स जो ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। कौन कौन सा? ड्रग के दुरुपयोग की रोकथाम, कैसे ड्रग के यूजेस को कंट्रोल किया जाए। जरा चिकित्सा बुजुर्गों की देखभाल, जो एल्डर्स हैं उनको कैसे केयर किया जाए। मनोभ्रंश की देखभाल एवं प्रबंधन, इसका मतलब होता है जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो। ठीक है, ट्रांसजेंडर मुद्दे आपको पता ही है। सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर एक व्यापक पाठ्यक्रम। समझ में आ रहा है? डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स अबाउट सोशल सिक्योरिटी। तो इस तरह के 5 प्रोग्राम है। इस 5 प्रोग्राम में क्या किया जाएगा? ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा तपस कार्यक्रम के द्वारा। और इसको लॉन्च किया है किसने? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक, वीरेंद्र कुमार इसके मंत्री हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का है कि किस राज्य के द्वारा हॉकी स्टार वंदना कटारिया को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड वंदना कटारिया अ हॉकी स्टार ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये डिपार्टमेंट में इसको बनाया गया है। तो सही आंसर इसका क्या है? उत्तराखंड। जैसे आपको पता होना चाहिए, वंदना कटारिया एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी हैं और ये हरिद्वार से ताल्लुक़ रखती हैं। कहाँ से? हरिद्वार को बिलोंग करती हैं और ज़बरदस्त प्लेयर हैं। हालांकि ये जो है एससी कम्युनिटी से आती हैं और एससी कम्युनिटी होने के नाते इनके साथ, इनके परिवार के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। और अभी ये खबर पेपर में छपी थी और टीवी पर भी आया था कि एक लड़की जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे उसकी जाति के नाम पर शोषण किया जा रहा है। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, लानत है, शर्मनाक है। देश की बेटी है लेकिन लोगों को समझ में आता नहीं, हर चीज़ में अपनी जाति धर्म ढूंढने लगते हैं। इस तरह से हिंदुस्तान कभी विश्वगुरु बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। हम लोग इंसान तो बन नहीं पा रहे, विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं। जब तक एक एक भारतीय को भारतीय नहीं समझाएगा और उसको भारतीय के बराबर सम्मान नहीं दिया जाएगा, विश्वगुरु तो छोड़ो, हम विश्व लर्नर नहीं बन सकते। ठीक है, फिलहाल उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने इन्हें क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट का। समझ में आ गया? अब उत्तराखंड के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि हमारा स्टाइल है कि हम लोग जो खबर आती है उसका बैकग्राउंड जाते हैं। तो उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश का नॉर्थ इलाका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नॉर्थ हिस्सा हुआ करता था, उसे काट कर 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बनाया गया था। इसकी कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण इसकी समर कैपिटल अभी जस्ट प्रस्तावित हुई है। गवर्नर यहाँ की कौन है? बेबी रानी मौर्य जी। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। नेशनल पार्क यहाँ पे है, एक जिम कार्बेट, एक राजा जी, एक वैली ऑफ फ्लावर्स और एक नंदा देवी। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ के नेशनल पार्क है। बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी है। नंदा देवी एक पर्वत चोटी भी है और नंदा देवी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, विश्व विरासत स्थल भी है। ठीक है, डांस यहाँ की कौन कौन सी फेमस है? लोक नृत्य
फोक डांस एक छपेली, एक गढ़वाली और एक कजरी। कजरी उत्तर प्रदेश में भी फेमस है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ के सैन्य वो हो गए लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना किस देश के साथ कोंकण नामक सैन्य अभ्यास करती है? विद विच कंट्री इंडियन नेवी कंडक्ट्स ज्वाइंट एक्सरसाइज नेम्ड कोंकण? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड या यूएसए? सही आंसर क्या है? इंग्लैंड, या यूँ कह सकते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश हैं जिसमें से इंग्लैंड भी एक है। 3 अन्य देश कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न आयरलैंड कौन है? नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के बाद है वेल्स। ये 3 ये और एक इंग्लैंड, 4 देशों को मिलाकर यूके कहा जाता है। तो यूके की जो नेवी है उसका नाम है रॉयल नेवी। क्या नाम है बच्चा? रॉयल नेवी। पहले जब भारत में इनका शासन हुआ करता था इंग्लैंड का, तो यहाँ पर भी नौसेना में भारतीय सदस्य रखे जाते थे। रॉयल नेवी ने एक 1946 में एक रिवोल्ट किया था, जिसे क्या कहा जाता है? सिपॉय म्यूटिनी। क्या बोला जाता है? सिपॉय म्यूटिनी। समझ में आया है? सैन्य विद्रोह भी हुआ था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो भारतीय जो रॉयल नेवी के मेंबर्स थे, भारतीय सदस्य, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है कि रॉयल नेवी का जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1946 में हुआ था। चलो ठीक है। रॉयल नेवी फिर बाद में आज़ाद हो गई, तो हम भारत की अपनी नेवी हो गई, रॉयल नेवी इंग्लैंड की नेवी हो गई। लेकिन बीच बीच में हम भारतीय लोग इंग्लिश नेवल जो फोर्स है उसके साथ क्या करते हैं? कोंकण नामक क्या करते हैं? सैन्य अभ्यास संपन्न करते हैं। और ये एक तरह का कैसे अभ्यास है? नेवल एक्सरसाइज है। नेवल का मतलब नौ सैनिकों के द्वारा किया जाने वाला ये अभ्यास है। देखिए, यूके के साथ हम एक वो भी करते हैं, क्या कहते हैं? आर्मी का एक्सरसाइज। आर्मी मतलब थल सेना, समझ में? मिलिट्री एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज वो जो है वो उसका नाम है अजय वारियर। तो अगर मिलिट्री एक्सरसाइज पूछा जाएगा तो अजय वारियर, और नेवल एक्सरसाइज पूछा जाएगा यानी नौसैनिक अभ्यास पूछा जाएगा तो उसका नाम है कोंकण, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि कोंकण नाम आया कहाँ से? देखिए, हमारा जो दक्षिण भारत है ये, ठीक, तो आपको पता है ये पूरा का पूरा ये तटीय इलाका है, कोस्टल रीजन है। क्या है बेटा? कोस्टल रीजन। जैसे इधर वाला जो कोस्टल रीजन है ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और आपका इधर वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये अरेबियन सी है, ठीक है। अरेबियन सी यानी अरब सागर है। तो कोस्ट का मतलब होता है तट, तट का मतलब किनारा, सागर के किनारे पाया जाने वाला जो इमीडिएट जो किनारे पाया जाता है तट, उसे तट कहा जाता है, ठीक। ये लैंड है, ठीक। तो ये गुजरात से लेकर यहाँ गोवा तक का जो इलाका है, या ये पूरा तटीय इलाका जो है, इसे कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और इसी के नाम पर ये सैन्य अभ्यास रखा जाता है, कोंकण। अब प्रश्न उठता है कि कोंकण ही नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रिटिश जो भारत में आए थे वो कहाँ पे आए थे? वो सूरत में आए थे। सूरत में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, जो कि कोंकण तट पर पाया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम, सैन्य अभ्यास का नाम कोंकण रखा गया है। तो देखिए कितनी चीज़ें आ गई। कोंकण से आपको पता होना चाहिए कि कोंकण तट ज्योग्राफी कहाँ पे है? ये पश्चिमी तट है हमारा, जो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा तक जाता है। दूसरी बात है क्या कि ब्रिटिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। कब स्थापित की थी? 1608 में, ठीक है, कोंकण तट पर। तो ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं नौ से, ये डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइनस तबर, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, अभी हमने पिछले हफ्ते सैन्य अभ्यास कवर किया था यूएई और सऊदी अरब के साथ, ठीक। सऊदी अरब के साथ जो है हम लोगों ने 2 देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास किए थे। तो उसमें जाहिर सी बात, जब नौसैनिक होगा तो कोई ना कोई इंडियन नेवल शिप भी जाएगा, भारतीय जहाज़ भी जाएगा। तो वहाँ पर यूएई और सऊदी अरब के साथ हमारा जो सैन्य अभ्यास हुआ था वो आईएनएस कोची था। हमारा उस जहाज़ का नाम क्या था? आईएनएस कोची। तो जाहिर सी बात है इसमें भी किसी जहाज़ ने किया होगा। उसका नाम क्या है? आईएनएस तबर। मान लो पूछ लिया जाए तो आईएनएस तबर ने किया है कोंकण सैन्य अभ्यास में भाग। क्लियर है? और ये रहे इंग्लैंड के बारे में बात करते, ये रहा आपको दिख रहा है यूके। और जूम कर लेते हैं, मस्त, ठीक है। ये आपका ऑरलैंड, इसका उत्तरी भाग ये, और ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है? यूके। इसमें 4 देश हैं, हमने आपको बताया था, ठीक है। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के जो राजधानी आपको पता है ये लंदन है। यहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ की जो इम्पोर्टेंट नदी है उसका नाम है थेम्स, जिसे गंगा की, लंदन की गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेट यानी जलसंधि मतलब 2 सागरीय जलराशियों को जोड़ने वाली या 2 स्थलों को अलग करने वाली रेखा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो जलसंधि है उसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। इंग्लिश चैनल कहाँ है देख लेते हैं, जो जूम करके। ये आपको यूके दिख रहा है यानी इंग्लैंड दिख रहा है, और आपको ये फ्रांस दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है ये बीच में जो
आपको ये नैरो बेल्ट जगह ये सागर की, यही है क्या, इंग्लिश चैनल। क्या कहलाती है, इंग्लिश चैनल। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि पहली भारतीय महिला जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया हो, तो कौन है। आपको कमेंट करके बताना कि पहली ऐसी भारतीय महिला जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है। ठीक है, बहुत पुरानी घटना है। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल कहाँ कहाँ है, यूके और फ्रांस के बीच में है। तो ये यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करती है, दिख रहा है, यही है और जो है इंग्लिश चैनल। अब सागर की बात करें तो इधर क्या है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। क्या है, अटलांटिक महासागर। और ये आपका क्या है, उत्तरी सागर है। ठीक, उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम कौन करती है, इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल किसको किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को। ठीक है, और अलग करती है यूके और फ्रांस को। ठीक, चौथा क्वेश्चन आज का, हाल ही में मोहम्मद आजम को नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य के रहने वाले हैं। मोहम्मद आजम हैज़ बीन अवार्डेड विद नेशनल यूथ अवार्ड, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो वो तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं। आइए देखते हैं कि क्यों इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो मोहम्मद आजम जो तेलंगाना के निवासी हैं, वहाँ के करीमनगर ज़िले में के निवासी हैं। इनको जो है ज़बरदस्त तरीके से इनकी सेवा देने के लिए क्या बनाया गया है, इन्हें क्या दिया गया है, नेशनल यूथ अवार्ड। तो किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जाहिर सी बात है ये यूथ, जो हमारा यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री, इसे हम बोलते हैं खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। पिछले हफ्ते देखिए ओलंपिक विजेताओं के साथ ये अक्सर लगे रहते थे, क्योंकि ये खेल मंत्री हैं, तो खेल के साथ साथ युवा मंत्री भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसे अवार्ड दिया है। इन्हें अवार्ड दिया मोहम्मद आजम को, किस क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने क्या, स्वच्छता में, ऑर्गन डोनेशन में, वृक्षारोपण में, ये कुछ क्षेत्र हैं जिसमें इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं और लोगों का नेतृत्व किया है, इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तेलंगाना के बारे में यहाँ पे मैंने मैप लगाना मैं भूल गया, फिर भी आपको बता दूँ, तेलंगाना जो है, जितना देख सकते हैं, तेलंगाना ये जो है 2 जून 2014 को इस्टेब्लिश हुआ था। उससे पहले ये आंध्र प्रदेश में शामिल हुआ करता था। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर राव। ठीक है, चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी हो गया, ठीक है, इस्टेब्लिश हो गया। तेलंगाना की महत्वपूर्ण नेशनल पार्क क्या है, ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ का जो एयरपोर्ट का नाम है, हैदराबाद का भी नाम क्या है, राजीव गांधी हैदराबाद एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये तेलंगाना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था, पिछले लेक्चर में कवर किया था, आज ऐसे ही देख लो, फिर कभी आगे और डिटेल कर लिया करेंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आज में, कि हाल ही में जारी एक ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा शहर विश्व का दूसरा सबसे प्रसिद्ध शहर है। विच इंडियन सिटी हैज़ बिकम दी वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी एज पर अ ब्रिटिश रिपोर्ट। मुझे लगता है ये निश्चित तौर पर आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और इस महान शहर का नाम है गाजियाबाद। गाजियाबाद पूरे विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी और शहर गंदे नहीं है, न्यू दिल्ली भी गंदी है, कानपुर भी गंदा है, प्रयागराज भी गंदा है। ठीक है, स्वच्छता के मामले में हम लोग बहुत 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 पीछे हैं। ठीक है, आपको पता है कि पूरी दुनिया की जो 30 सबसे प्रदूषित शहर है, उसमें से 22 भारत में है। बताओ, ऐसे विश्व गुरु बनेंगे बिना स्वच्छता के, इसलिए स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आप लोग देखते हो शहरों में या गाँव में, तो तब भी ठीक है, शहरों में आप लोग देखते हो चीज़ का पैकेट लिए, लड़के लड़कियां खाए और फेंक दिए, पान खाए थूक दिए। तो ऐसे थोड़ी ना होगा हम विश्व गुरु बनेंगे। कैरेक्टर चाहिए होगा, चरित्र चाहिए होगा, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो गाज़ियाबाद पूरे विश्व की दूसरे सबसे प्रदूषित शहर बन गई। अच्छा, पूरी दुनिया की सबसे नंबर 1 प्रदूषित शहर कौन है, चीन का हॉटन जो कि झिंजियांग प्रांत में है। ठीक है, हॉटन सिटी है, जो कि अगर पूछा जाए सबसे प्रदूषित शहर तो हॉटन ये झिंजियांग प्रांत में है, चीन में। ठीक है, ऐसे आपको बता दें, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, ये 4 देश मिलाकर 50% प्रदूषित शहर उत्पन्न करते हैं। मतलब समझ रहे, पूरी दुनिया में जितने भी प्रदूषित शहर की लिस्ट है, उसमें 50% इन्हीं 4 देशों से है। बहुत बढ़िया, बधाई हो। अच्छा, दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर कौन है, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, उसका नाम है, यहाँ पे लिखा होगा या जुडबरी। क्या नाम है, जुडबरी। ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, दुनिया का सबसे साफ़ सुथरा शहर घोषित किया गया है। तो सबसे साफ़ सुथरा वाला भी देख लेना, सबसे प्रदूषित वाला भी देख लिया गया है। और सेकंड पे भारत पे कौन है, गाज़ियाबाद। ठीक है, भारत पे, यानी कि भारत की सबसे प्रदूषित शहर हुई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, कि किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने प्रूफ नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड प्रूफ एप्लीकेशन। तो ये सही आंसर इसका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो ये LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर
या उपराज्यपाल, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। प्रूफ एप्लीकेशन टू मॉनिटर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, कहाँ तक हुआ है, कितना कार्य बाकी है, तो इसको लेकर पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन बना दिया गया है ताकि उसका मॉनिटर किया जा सके अच्छे से। तो ठीक है, प्रूफ तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, प्रूफ कहाँ से लॉन्च किया, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर जो है 1948 में भारत में शामिल हुआ था, भारत संघ में शामिल हुआ था। तब यह क्या हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था और इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा देने का मतलब होता है कुछ इनको स्पेशल राइट दिए गए थे जो और अन्य राज्यों को नहीं मिलते हैं, और इसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ा गया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर बाद में क्या होता है कि 5 अगस्त 2019 में वो क्या करते हैं, गृह मंत्री जी संसद में भाषण देते हैं और एक विधेयक लाकर, एक बिल लाकर, एक अधिनियम बनाकर उसे क्या करते हैं, 370 के ज़्यादातर प्रावधानों को निष्क्रिय कर देते हैं। अगर अगर कोई कहे 370 संविधान का अनुच्छेद खत्म हो गया, नहीं, खत्म नहीं हुआ है, उसका एक प्रोविज़न छोड़कर बाकी सारे प्रोविज़न को नलीफाई कर दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया है। समझ में आया? जिस मतलब कहने का मतलब 370 के तहत दिया जाने वाला जो विशेष दर्जा है उसे समाप्त किया गया है। 370 आर्टिकल अभी भी है संविधान में। ठीक है, अगर ये हटा देंगे तो फिर जम्मू कश्मीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा भारत में। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 है जो ये पहला लाइन यही कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा। समझ में आया? तो ये पहली लाइन यही लिखी गई, बाद में बाकी अन्य प्रोविजंस में वहाँ का शासन प्रणाली कैसे होगा, वहाँ का संविधान कैसा होगा, कौन बनाएगा, किसको कितना पावर है, कितने साल की कार्यकाल होगा सरकार का, ये सारा वर्णन हुआ करता है। बाकी सब चीज़ें हटाकर समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, केवल 370 का एक आर्टिकल एक्टिव है। ठीक, तो 5 अगस्त 2019 को एक निर्णय लेकर क्या किया गया था, इसे यूटी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के जो है नेताओं से मुलाकात की और कहा जैसे हालात सामान्य होंगे हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, यानी फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा जल्द ही। अभी फिलहाल एलजी यहाँ के कौन है, प्रशासक कौन है यहाँ पे, मनोज सिन्हा जी हैं। कैपिटल यहाँ पे दो होती है, एक श्रीनगर और एक जम्मू। जम्मू क्या होती है, समर कैपिटल, और श्रीनगर क्या होती है, नहीं, विंटर कैपिटल होती है जम्मू और समर कैपिटल होती है श्रीनगर। ठीक है, नेशनल पार्क यहाँ के 3 प्रमुख हैं, किश्तवाड़, दाचीगाम और सलीम अली। दाचीगाम जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध जीव, एक फेमस जीव है जिसके लिए भी स्पेशली प्रोटेक्टेड है, उसका नाम है हंगुल। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कश्मीर का ऑफिशियल जीव क्या है, ऑफिशियल एलिमेंट क्या है, हंगुल है। ऑफिशियल एनिमल मतलब वहाँ का राजकीय पशु, और किस नेशनल पार्क में उसे प्रोटेक्ट किया गया है, दाचीगाम में। ठीक है, एक हिरन जैसी प्रजाति है। यहाँ का फोक डांस, जो फेमस फोक डांस है वो है राव। क्लियर? तो ये था जम्मू कश्मीर के बारे में। आज हमने 6 क्वेश्चन कवर किए, होपफुली समझ में आए होंगे। कहीं कोई डाउट हो तो देख लीजिएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं है। अब डाउट भी है तो आप टेलीग्राम में मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, और फेमस कराएं हमें। हाँ, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए तो कुछ तो हमें भी मिलना चाहिए ना। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।